2025 में बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? जिनको आप जंगल राज का पर्याय मानते थे, आज उनके साथ खड़े हैं, तो लोगों में कैसे विश्वास हो कि आप कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं बिहार में? सर, विपक्ष का कहना है कि बिहार संभल नहीं रहा है, वो देश क्या संभालेंगे? इतना बड़ा तंज सर, आपको क्या लगता है कि सही में बिहार नहीं संभल रहा है और वो देश संभालने की बात कर रहे हैं? कि आप लोगों को मालूम है कि राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर जो सजा सुनाई थी, उस पर उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। और कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में एक उत्साह था, जो घटक दल थे, कि वो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या फिर बिहार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, या बंगाल से ममता बनर्जी, या फिर दिल्ली से केजरीवाल। लेकिन कल के डेट में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसपे उनकी सजा पर रोक लगाया है, तो अब वो संसद भी बहाल हो गए हैं, उनकी संसद की सदस्यता भी बहाल कर दी गई है, और वो अब 2024 में चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो इससे विपक्षी गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? इसमें अपने आप को नीतीश कुमार, ममता बनर्जी या फिर केजरीवाल अपने आप को कहाँ देखते हैं? कौन पीएम का चेहरा होगा? क्योंकि कहीं न कहीं लोगों को उम्मीद था कि हम पीएम बन सकते हैं। तो क्या कांग्रेस जो है अपना पीएम पद का दावेदारी छोड़ेगी? तो देखते हैं। आइए, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जदयू के कार्यकर्ता हेमंत कुमार जी, और बीजेपी से कार्यकर्ता चंद्रभूषण शर्मा, और मैं संत प्रकाश, सुरक्षा बिहार न्यूज। आपको क्या लगता है, जैसे हमारे बिहार में काफी दिनों से हो हल्ला हो रहा था कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, दिल्ली क्या जाएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे, तो अब कहीं न कहीं राहुल गांधी की सजा से रोक हटने के बाद अपने आप को नीतीश कुमार कहाँ देखते हैं? क्या वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे? और अगर नहीं होंगे तो 2025 में बिहार में सीएम का चेहरा कौन होगा? क्योंकि कहीं न कहीं ये अंदर खाने से बात आ रही है कि तेजस्वी यादव को कमान सौंपी जाएगी और वो 2025 में सीएम होंगे। तो इससे बातें निकल के ये आ रही थी कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री के दावेदार थे वो। तो अब आप क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं? क्या अपने आप को जो है आपकी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री की दावेदारी की जाएगी, या फिर कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही होंगे? आपका क्या कहना है सर? सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सजा को खत्म करके उनकी सदस्यता, पार्लियामेंट की सदस्यता बहाल करने से जो गठबंधन है आईएनडीए का, गठबंधन को फायदा मिला है, घाटा नहीं है। घाटा एनडीए को है। इससे कैसे सर? इसलिए घाटा एनडीए को है कि एक सदस्य घट गए थे पार्लियामेंट में। आईएनडीए के एक सदस्य जो तेज तर्रार जो हैं हमारे राहुल गांधी, वे सदस्यता खत्म होने से, बोलने से वहाँ वंचित हो गए थे। अब उनकी सदस्यता बहाल हो जाने से एक हमारे गठबंधन का एक तेज तर्रार जुआ, जिसको राजनीति का बहुत अनुभव है, ऐसी बात नहीं है, यह इसका फायदा हम लोग आईएनडीए को मिलेगा। नहीं, वो बात तो सही है सर कि आईएनडीए को यानी इंडिया को फायदा होगा। एक आपको सदस्य बढ़ जाएंगे और एक तेज तर्रार युवा नेता जो आपको मिल गए हैं। मुद्दा यह है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या आप राहुल गांधी को एक्सेप्ट करेंगे? क्या जदयू पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा मानेगी या नहीं मानेगी? इसमें आपका क्या कहना है सर? यह जो गठबंधन बना है आईएनडीए का गठबंधन का मकसद है एनडीए गठबंधन को हराकर उस सत्ता पर आसीन होना। यह मुद्दा नहीं है, प्राथमिकता यह नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, यानी प्राथमिकता यह है कि हम चुनाव जीते, सब मिलजुल कर एक होकर जीते, और इसका चयन चुनाव जीतने के बाद होगा। यह प्राथमिकता है। यानी कि आपका नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। ये हमारा अभी आईएनडीए का यह मुद्दा प्राथमिक मुद्दा नहीं है। तो सर, हमारे देश के वासी जो हैं या भारत के लोग जो हैं, बिना प्रधानमंत्री के चेहरे के आपको वोट क्यों दें? वो कैसे आप विश्वास करें कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन देश को चला सकता है? जब तक आप अपना चेहरा रखेंगे नहीं इंडिया से, तो कैसे लोग मानेंगे कि कौन हमारे लिए सही है और कौन गलत है? लोग तुलना कैसे करेंगे कि मोदी को कौन टक्कर दे सकता है? राहुल गांधी दे सकते हैं, नीतीश कुमार दे सकते हैं, केजरीवाल दे सकते हैं, या ममता बनर्जी दे सकती है।
सर बिना चेहरा के आप कैसे बाजार मार्केट में आएंगे आप? यह लोगों से ऐसे ये जो चेहरे जो बता रहे हैं, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, केजरीवाल साहब हो, नीतीश कुमार जी हो, ये लोगों से अनभिज्ञ लोग नहीं है कि किस तरह का चेहरा यह है। कोई भी इसमें, हर एक आदमी इसमें प्रधानमंत्री के लिए योग्य है। चुनाव जीतने के बाद जो सब लोगों का जो होगा विचार, उसके विचार के माध्यम से प्रधानमंत्री का पद का चयन किया जाएगा, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारी प्राथमिकता ये नहीं है। हमारा जो प्राथमिकता चुनाव जो है, एनडीए से जो चुनाव उसका जो है हम लोगों का मुद्दा पर है। मुद्दा आधारित चुनाव होगा, आदमी विशेष पर यह चुनाव नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। यह चुनाव जो है कार्यक्रम पर आधारित है कि हम लोग का पार्टी का कार्यक्रम क्या होगा, एनडीए के जो कार्यक्रम है उससे अलग हट कर हम लोग का कार्यक्रम है, उसके खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। व्यक्ति विशेष है, ये हम लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये एनडीए के जो कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम चलाते हैं, जिस तरह से वह देश को चला रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। लोग उसके अधीन में हम लोग वोट मांगेंगे। तो सर वही हमारे देश के लोग जानना चाहते हैं कि इंडिया का फार्मूला क्या होगा। क्या ऐसा तो नहीं कि जिसकी जितनी सीटें होंगी उतनी प्रबल दावेदारी होंगी? क्या ये सीट के आधार पे होगा, चेहरे के आधार पे होगा, सर्वे के आधार पे होगा? किस आधार पे जो है आप पीएम पद का चेहरा जो है इंडिया से प्रस्तुत करेंगे आप? यह गर्व की बात, यह गर्व की बात है। यह गर्व में भी बात है। क्या होगा नहीं होगा, यह चुनाव जीतने पर ही होगा। उस समय की परिस्थिति क्या बनता है, यह मुद्दा नहीं है कि जिसका ज़्यादा सांसद जीत कर आएंगे वही प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जरूरी नहीं है। कोई भी बन सकता है। उसमें जो सर्वानुमति अनुमति बनेगी उसके आधार पर ही प्रधानमंत्री का कैंडिडेट उसमें दिया जाएगा। तो जैसे आपने हेमंत कुमार जी को सुना, आपने इनका कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा पीएम चुनना नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा होता है चुनाव जीतना। और जो भी पीएम पद के चेहरे होंगे इंडिया की तरफ से, INDIA की तरफ से, वो चुनाव के बाद ही डिसाइड किए जाएंगे, वो चुनाव जीतने के बाद ही डिसाइड किए जाएंगे। यानी कहीं न कहीं हमारे देश की जनता को जो है ये वह अपोह में रहेंगे कि इनके चेहरे कौन होंगे। इनका साफ कहना है कि चुनाव जीतने के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि इनका इंडिया का चेहरा कौन होंगे, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मैंने ये भी सवाल किया कि क्या सीट के आधार पर होगा, तो इसका भी उन्होंने घुमाकर जवाब दिया कि ये बात की बात है, वो बाद में डिसाइड करेंगे कि सीट के आधार पर होगा या सर्वे के आधार पर होगा। पहला मुद्दा है चुनाव जितना, मोदी को सत्ता से हटाना, पहला मुद्दा ये है। उसके बाद ही पीएम पद की दावेदारी की जाएगी कि हमारे इंडिया की तरफ से पीएम पद के दावेदार कौन होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे बीजेपी कार्यकर्ता चंद्रभूषण शर्मा से इनका राय लेते हैं, जो इन्होंने कहा उसके बारे में। सर आपको क्या लगता है, जैसा इन्होंने बोला कि इनका मुद्दा है केवल मोदी को हराना, मैंने इनसे भी पूछा कि पीएम पद का चेहरा कौन होंगे, तो इनका कहना है सर कि जो भी होंगे ये चुनाव बाद डिसाइड होगा। क्या आपको लगता है कि ये सही है कि चुनाव बाद ही डिसाइड करेंगे कि कौन पीएम होगा? राहुल गांधी होंगे? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हमारे देश की जनता को धोखा देने वाली बातें हो गई कि कोई भी हो सकता है? ऐसा तो नहीं कि जनता जो है इनको चुनाव जिता दे और पीएम पद के लिए आपस में लड़कर ये दोबारा गठबंधन तोड़ दें और दोबारा देश में जो है आम चुनाव कराना पड़ जाए। क्योंकि कई बार ऐसे हमारे देश में हालात हुए हैं कि चुनाव जीतने के बाद जो है खिचड़िया सरकार बनी है और कुछ दिनों बाद जो है सरकार गिर जाती है। इससे आम जनता का पैसा भी बर्बाद होता है, देश के वासी भी परेशान होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक प्रबल जो चेहरा जो है नरेंद्र मोदी वही सही है, या इंडिया गठबंधन जो बन रहा है, ये जो खिचड़िया सरकार जो बनाने की कोशिश हो रही है, ये सही है? आप क्या कहते हैं सर? विश्वास नहीं होता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री के दौर में वो पीछे जाएंगे। उनका 10 दिन में 10% लोकप्रियता और बढ़ गया है मोदी जी का। तो मोदी जी तो सोचना नहीं है कि मोदी जी प्रधानमंत्री के दौर में नहीं रहेंगे। फिर ये जो है सो एक गठबंधन, जो इंडिया का जो गठबंधन है, ये मिलजुल करके इनको हराना चाहते हैं, लेकिन हराने से वो हारेंगे नहीं। इनका लोकप्रियता और आगे वहां बढ़ रहा है। सर कहीं न कहीं इनका कहना है कि सर देश में लोकतंत्र खतरे में है। जैसे आपने तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को या राहुल गांधी को हमेशा कहते सुना होगा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? देश में लोकतंत्र खतरे में है, बोलने की आजादी पर पाबंदी है, जैसा विपक्ष का कहना है। आपको लगता है सर कहीं ना कहीं हमारे देश में हो रहा है? क्या कभी आपको बोलने पर रोका गया है? कभी आपको नहीं, ऐसा तो मध्य प्रदेश में हम कल के हम
डिबेट में सुन रहे थे कि वहाँ के मुस्लिम इलाका में लोग गए हुए थे यह डिबेट ले अच्छी करने, तो वहाँ करीब करीब 80% मुसलमान को हम मोदी से खुश देखे हैं। तो हो सकता है ये सर, ये कौन सा मुसलमान है? ये पसमानदा मुसलमान है या ये अहमदिया मुसलमान है या फिर सुन्नी मुसलमान है? कहीं ना कहीं कुछ मुसलमान वोट बड़ा है, पर विपक्ष का कहना है कि सारे मुसलमान उनको वोट नहीं देंगे। कुछ मुसलमान जो है वोट देंगे, जो पिछड़े इलाके के मुसलमान है, जो पसमानदा मुसलमान है, उनको मोदी रिझाने की कोशिश भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें सफल भी हो रहे हैं। पर उससे कोई खास जो है इंडिया के वोट पर फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे जैसे अति पिछड़ी का वोट पर नीतीश जी आश्रित थे, दलित महादलित के वोट पर आश्रित थे, या इंडिया आश्रित थे, लेकिन अब वो वोट जो है वो मोदी के खेमे में वो जा रहा है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में जो पिछड़ा अति पिछड़ा जो वोट था, जो एक समय नीतीश कुमार से चिपके हुए थे, हाँ। वो कहीं ना कहीं उनको छोड़ रहे हैं वो। हाँ, वो सब छोड़ रहे हैं, काफी छोड़ दिए, बिल्कुल छोड़ दिए। तो इससे से आने वाले चुनाव में क्या आपको लगता है कि बिहार की जो 40 सीट है उस पे क्या एनडीए गठबंधन को या इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा? क्या मोदी को नुकसान होगा इससे, ना। ये जो गठबंधन से? ना ही, मोदी का नुकसान नहीं है। वैसे तो सर्वे के हिसाब से हमें लगता है कि 7 सीट, वैसे नीतीश जी को 7 सीट कुछ बढ़ेगा, जैसे फायदा होगा आपको तेजस्वी जी का, वैसे 7 सीट इनका। मोदी जी का जो सीट है बीजेपी का, वो कुछ न कुछ 1-2 सीट और बढ़ेगा। सर जानना चाहते हैं कि सर आपको क्या लगता है बिहार में अगर आपका आकलन देखा जाए तो क्या लगता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और कितनी सीटों पर ये लोग दावेदारी करेंगे? वैसे तो मिला जुला करके जैसे नीतीश जी को हम कह रहे हैं कि 7 सीट उनको मिलने वाला है बिहार में। आरजेडी को वही 7, कांग्रेस को 2 से 3 सीट, और माले को जैसे वही 1-8 सीट माले को भी मिलेगा। बीजेपी को 18 से 20 सीट, 20 सीट बीजेपी को 20 सीटें, और लोक जनशक्ति पार्टी को, चिराग गुट को, उसको भी 6 था तो 5 होगा, उसको ज्यादा घटने वाला नहीं है। और इसमें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के लिए एनडीए में क्या जगह है? क्या उनको भी कुछ सीटें मिलेंगी? हाँ, 1 सीट तो ऐसे उनको मिलना है और वो जीतना है, 1 सीट उनका भी मिलेगा। और मांझी जी का क्या स्कोप है? मांझी जी को भी 1 सीट मिलेगा, 1 सीट उनको भी जीतना है। गया से वाला सीट उनको, वो तो कभी आज तक के हारा नहीं है गया का सीट। तो जहां से आपको लग रहा है कि वो गया से अपना दवा ठोकेंगे, शायद उनके जो लड़के हैं संतोष सुमन, वो शायद अपने बेटे को उतारेंगे गया सीट। हाँ, वो सीट उनको जीतना है और वो सीट उनको मिलना है। यानी कि आपका फाइनल आकलन ये है कि कहीं न कहीं बिहार के 40 सीटों में से 30 सीटें लगभग जो हैं वो एनडीए जीतेंगी और 10 से 12 सीटें जो हैं ये आपको इंडिया गठबंधन को मिलेगा। हाँ, यही मेरा अनुमान यही है। चलिए, तो जैसा आपने सुना कि हमारे जो चंद्रभूषण शर्मा जो सामाजिक कार्यकर्ता सह बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने ये बोला कि सर देखिए, बिहार में जो अति पिछड़ा जो वोट था वो पहले नीतीश कुमार से चिपके हुए थे, वो नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन अब कहीं न कहीं वो वोट जो है वो बीजेपी को मिल रही है ये। और ये पिछली बार भी देखने को मिला था ये कि अति पिछड़ा का जो एक मास वोट था वो कहीं न कहीं बीजेपी को मिला था। कुछ वोटें उनको मिली थी, मगर जो मास वोट था वो बीजेपी को मिला था। और इस बार भी यही उम्मीद है कि मास वोट जो है वो बीजेपी को ही मिलेगा। चलिए अब इनका राय जान लेते हैं हेमंत कुमार जी से कि इनका क्या कहना है। क्या इनको ऐसा लगता है कि अति पिछड़ा जो वोट है वो नीतीश कुमार से खिसक चुका है और वो कहीं ना कहीं वो एनडीए को मिलने वाला है, यानी कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वो मिलने वाला है? हेमंत जी, जैसा उन्होंने कहा कि सर जो अति पिछड़ा जो वोट है, जो मास वोट है, वो नीतीश कुमार से छिटक चुका है, क्या आपको ऐसा लगता है कि बिहार में ऐसा सही में हुआ है? वोट जो हम लोग जाति के आधार पर आकलन कम करते हैं, हम लोग का आकलन रहता है कार्य के आधार पर कि कार्य हम लोग किए हैं, तो हमको विश्वास है कि अधिकांश लोग हम लोग को वोट करेंगे। हम लोग कार्य के आधार जिस तरह से काम किए हैं, अति पिछड़ा लोगों के लिए, सबों के लिए काम हो रही है, लेकिन विशेषता उसके लिए जो विशेषकर जो सरकार काम किया है और लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग, सबको लोग जानते हैं, महसूस भी करते हैं, उसके आधार पर हमको नहीं लगता है कि हम लोग का वोट जो है वो लोग जो हम लोग से छोड़कर इधर उधर भटकेंगे। वोट हम लोग को ही, इंडिया को ही, INDA को देंगे लोग। और हम लोग का सीट जो है 40 में हम लोग 30+
अंदाजा करते हैं कि 30+ हम लोग का सीट। अच्छा, आपका कहना है कि 40 से जो दावा वो कर रहे हैं कि 40 में 30+ आपका सीट रहेगा, बाकी जो है एनडीए गठबंधन ही जीत पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग 30+ हम लोग INDA को मिलेगा, 30+ मिलेगा, उसके बाद ही इन लोगों को कुछ कहीं कहीं मिल पाएगा। सर, आपको क्या लगता है कि बिहार में सीट का फॉर्मूला क्या होगा इंडिया गठबंधन का? थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो सक फॉर्मूला रहेगा उसमें 2-3 सीट CPI ML को दिया जाएगा, 2-3 कांग्रेस के भी दिया जाएगा, बाकी सीट पर एक आध सीट CPI CPM को CPI को दिया जा सकता है। बाकी 32-33 सीट पर जो है ये दोनों जो है RJD और जदयू लड़ेंगे। अच्छा, 16 सीट पर। तो सर आपका कहना ये है सर कि अभी आपने बोला कि सर एक बहुत बड़े युवा नेता जो हैं संसद में बढ़ गए हैं और वो तेज तरार वक्ता हैं, प्रवक्ता भी हैं, अच्छा बोलते भी हैं और कहीं ना कहीं PM पद के दावेदार भी हैं, तो मात्र उनको बिहार में 2 सीटें? हाँ, ये हम लोग का जो गठबंधन जो बना, INDA जो बना है, उसका सीट शेयरिंग का अभी बॉम्बे में जो मीटिंग होने जा रही है उसमें भी तय हो जाएगा। और पहले से भी कुछ कुछ बात तय हुई है कि जहां जिसकी जो है ज़्यादा ताकत है वहां वही पार्टी लड़ेगी। जैसे कि अब वेस्ट बंगाल में है, वहां ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा सीट लेंगी, वहां कुछ सीट जो है छिटक कर जो है 2-4-5 सीटें कांग्रेस आई को मिलेगा। अब कर्नाटका है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, अन्य जगह जो है और मध्य प्रदेश है, एक करीब करीब सीट जो है कांग्रेस चुनाव उस पर लड़ेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार में जो बाकी जो गठबंधन के सदस्य हैं, बिहार में जदयू और राजद जो है प्रमुखता से यहाँ ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के 2-3 सीट मुश्किल से यहाँ मिलेंगे। और जहाँ तक राहुल गांधी का नाम है, भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ने वाला यही सांसद है जो कागज को फाड़ दिया था, बोला कि नहीं भ्रष्टाचार होगी, सदस्यता उसकी खत्म हो जाएगी। और राहुल गांधी और सदस्य है जिसको उन्हें जो आया था रोकने के लिए कि नहीं सदस्यता बहाल रहेगी, सदस्यता खत्म नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी का कहा कि नहीं, जो भ्रष्टाचारी उसकी सदस्यता खत्म होगी। और ये दिन भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ने वाला हमारा राहुल गांधी है। और बिहार में नीतीश कुमार जब सत्ता में 2005 में बैठे तो 2009 में नियम बनाए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और जो संपत्ति अर्जित किया जाएगा उस संपत्ति सीज किया जाएगा। ये पहले नियम नहीं था। इस लड़ाई के खिलाफ में इस कानून जब नीतीश कुमार बनाए 2009 में, तो उसके खिलाफ में लोग सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से नीतीश कुमार वो जीत गए। और सुप्रीम कोर्ट बोला कि यह जो आर्थिक अपराधी जो है, भ्रष्टाचार है, एक आतंकवाद है और नीतीश कुमार के लिया गया निर्णय यह सही है। और जाकर ये 2009 में आगे केस लड़े थे, जाके 2013 में इसका फैसला आया। इसके बाद इसी तरह से बिजू पटनायक जी चुनाव लड़े थे इसके खिलाफ में उड़ीसा में, वहां भी जीते, वहां भी यह लागू है। भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करने के लिए बिहार, इस तरह से बहुत से भ्रष्टाचारी की संपत्ति यहाँ जब्त हो रहा है, देख रहे हैं। तो सर यही विपक्ष का यही कहना है हमारे बिहार में कि जो भी काम हुआ, जो भी भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की कोशिश हुई, हेमंत जी, जहां अंदर खाने से बात आ रही है कि नीतीश कुमार जो है फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, यानी इलाहाबाद से चुनाव लड़ेंगे, आपको क्या लगता है सर कि क्या फूलपुर से चुनाव लड़ने से कहीं न कहीं यूपी का जो चुनाव है, यूपी का जो माहौल है, उस पर कोई असर पड़ेगा? क्या वहाँ योगी को छोड़कर, जिसे सारा इंडिया में सुपर CM भी बोलते हैं, क्या वहाँ नीतीश कुमार की कुछ चलेगी? क्या आपको लगता है कि पटेल, अभी आपने क्या कहा सर कि नीतीश कुमार जो हैं जातीय पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, तो ये फूलपुर से चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? कहीं न कहीं हो तो जातीय आधार पर ही जा रहे हो कि हमारे फूलपुर में जो है पटेल जो है जो मतदाता हैं अच्छे खासे हैं। तो अभी आपने बोला कि सर कि नीतीश कुमार जो हैं जातीय जो है चुनावी माहौल तैयार नहीं करते हैं, लेकिन फूलपुर से जाने का मतलब तो यही होता है कि कहीं न कहीं वो जातीय समीकरण ही साध रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। यहाँ वहाँ हमारे सरवन जी गए थे, प्रभारी थे लोग, वहाँ मीटिंग किए थे पार्टी के, तो वहाँ के लोगों का विचार है, ना कि पार्टी विचार किया है कि नीतीश कुमार वहाँ चुनाव लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि ये नीतीश कुमार का या फिर बिहार जदयू का ये जो है ये फैसला नहीं है, ये कहीं न कहीं यूपी जदयू का फैसला है कि आप हमारे यहाँ लड़ें और चुनाव लड़ें और जीतें, और कहीं न कहीं ये जो है हमारे जो ये पूर्वी यूपी है उस पर प्रभाव पड़ेगा। ये
सही बात है। वहाँ के मतदाताओं का, वहाँ का पार्टी का, जदयू का जो है, उनका विचार है कि वे यहाँ से चुनाव लड़े। वो लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जैसा आदमी हम लोग के बीच में भी रहे। उनकी इच्छा है, वो पार्टी विचार बाद में करेगी, क्या होता नहीं, कहाँ चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, तो बाद का चीज़ है। सर आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार के फूलपुर चुनाव लड़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मोदी जो आपको ये पूर्वी यूपी से ही जो है बनारस से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने से कोई फर्क पड़ेगा? क्या वहाँ पर यूपी के पॉलिटिक्स पर कोई असर पड़ेगा? क्या वहाँ के जो 80 सीटें हैं उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा इनका? आपको क्या लगता है सर? नहीं, नीतीश जी को वहाँ से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जोगी जी हर सीट वहाँ जीतने वाले हैं। ऐसे तो 80 में 80 सीट का दावा रखते हैं, लेकिन तो हो सकता है कि एक आध दो सीट अखिलेश जी को खेमे में आ जाए। तो मतलब आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार के फूलपुर के जाने से मतलब अखिलेश यादव को फायदा होगा? अखिलेश जी को फायदा हो सकता है, 2 सीट वो जीत सकते हैं। सर वैसे तो सर आप बात रखते हैं एनडीए गठबंधन का, लेकिन मैं सर आपसे कुछ विपक्ष का भी बात पूछना चाहता हूं, यानी कि इंडिया गठबंधन की भी बातें पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है सर, हमारे इंडिया गठबंधन जो है, जो भारत में जो नया गठबंधन बना है, इसमें प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा और उसमें कितना स्कोप है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या नीतीश कुमार? वैसे तो जैसे प्रधानमंत्री के दौर में तो राहुल गांधी हैं। उनका जैसे कि पूरे देश में उनका ये है, ये क्षेत्रीय दल हैं। इनका अभी फिलहाल इनके 16 सांसद हैं। आप नहीं चाहेंगे सर कि आपके बिहार से कोई प्रधानमंत्री बने? अगर नीतीश कुमार को लगता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अगर ऐसा कुछ हवा होता है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि हमें मिलकर जो है उनको ऊपर उठाना चाहिए, ऊपर बूस्ट करना चाहिए, उनको वोट करना चाहिए? अगर कोई हमारे बिहार से प्रधानमंत्री बनता है तो हमारे लिए गर्व की बात होगी। वैसे तो गर्व की बात तो रहता है कोई प्रधानमंत्री अपना राज्य का बने, लेकिन वैसे इनका जब बिहार में इनका अच्छा कार्यक्रम नहीं है तो पूरे देश में क्या हो सकता है कार्यक्रम। पर सर हेमंत कुमार जी का कहना है कि सर 15 सालों में सर बिहार में बहुत काम हुआ है और वैसा काम शायद ही इंडिया के किसी राज्य में हुआ है, पर आप तो कुछ और ही कह रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी तो फिलहाल जो राज्य सरकार जो राशन गरीबों को जो देती थी, वो भी राशन तो भी बंद हो गया है। अभी तो मोदी जी का राशन आ रहा है, जो लॉकडाउन में वो राशन शुरू किए थे, ये तो गरीबों को राशन तक के बंद कर दिए। तो सर यहाँ भ्रष्टाचारियों पर नकल तो घुसा गया, कानून का राज तो है ना? यहाँ मैंने सुना है कानून का राज चलता है यहाँ पर सर। कोई कानून का राज नहीं है, और जितने भी इनके दल में हैं टोटल तो वो भ्रष्टाचारी हैं, सारे तो दागिए हैं। केजरीवाल जी, चाहे ममता बनर्जी को लीजिए, चाहे अखिलेश जी को लीजिए, सारे तो दागिए। सर मैं बिहार की बात कर रहा हूँ सर, कि बिहार में तो इनके पार्टी के ऊपर कोई दाग नहीं है, यहाँ तो कानून का राज चलता है। यहाँ मैंने सुना है कि रात के जो है औरतें बहनें जो है आराम से सुनसान सड़कों पर घूम सकती हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। हमारे पालीगंज थाना में देख लीजिए कितना कानून का राज चलता है यहाँ पर। यहाँ तो कुछ ऐसा कोई बात है नहीं सर। तो आपको सबसे बड़ा मुद्दा तो सर है कि कानून का व्यवस्था मिल रहा है और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसा जा रहा है, तो और आपको क्या चाहिए? नहीं, ऐसा था। नीतीश जी 5 साल जब शुरू फर्स्ट ये में जब यहाँ जब मुख्यमंत्री बने थे बीजेपी के साथ में, तो 5 साल इनका कार्यकाल ठीक था, सब कुछ था, नकेल भी कसे थे। लेकिन आज तो फ्री है, पुलिस का धांधली है। देखिए कहीं रिश्वत है, कहीं थाना में जाइए, ब्लॉक में जाइए, कहीं भी जाइए, बिना पैसा का कहीं एक काम नहीं हो पाता है। तो सर जैसा इनका कहना है कि सर बिहार में मात्र 5 साल काम हुआ, यानी 2005 से लेकर 2010 तक काम हुआ, उसके बाद बिहार में काम नहीं हुआ है। बिहार में जो पहले वाला ही लूट खसोट मचा रहा है, ना यहाँ राज्य सरकार से राशन मिल रहा है, ना कानून का राज है, और ना यहाँ पर सर किसी को भय है, और ना ही भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसा जा रहा है। उल्टा ये लोग का कहना है कि आप भ्रष्टाचारियों के साथ ही जाकर मिल गए हैं। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं सर? यह पूरी तरह से बात गलत है। इनको जानना चाहिए कि अभी जो लोगों को राशन मिलता है वो राशन किसका देन है। इनका क्या नाम है सर, ये केंद्र सरकार का देन है। ये इनको जानकारी होनी चाहिए कि राशन जो है, केंद्र सरकार जब थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011 में लाया था। बात जानने होगा उन लोगों को। तो ये कहीं न कहीं केंद्र की योजना है सर ये? हाँ, इनका देन है या कांग्रेस का देन है खाद्य सुरक्षा अधिनियम। नहीं, आप कांग्रेस की मत बोलिए सर, बोलिए कहीं न कहीं केंद्र के देन है ये। हाँ, केंद्र के देन है, ठीक है, केंद्र में जो है। लेकिन इस नया कानून जो लाया, सभी लोगों को 80% लोगों को राशन देना,
एक कौन लाया या बीजेपी लाया? नहीं, यह कांग्रेस आई का देन है, यूपीए का देन है। स्पष्ट बात है कि यूपीए ने लाया। नहीं सर, और ये कह रहे हैं कि बंद कर दिया गया। कहाँ बंद हो गया? राशन राज्य सरकार नहीं देती है, ये केंद्र सरकार का योजना है। कोई केंद्र में सरकार किसी का हो। सर इनका भी कहना यही है कि सही बात है, ये राज्य सरकार नहीं, इन्होंने भी नहीं बोला कि बीजेपी दे रही है, इन्होंने ये बोला कि ये केंद्र की योजना है। पहले बिहार सरकार से भी कुछ राशन मिलते थे जो कि पूरी तरह बंद हो गया है। पहले केंद्र और राज्य दोनों से ही राशन मिलता था, जो कि जो बिहार से जो राशन है वो बंद हो गया है। वो ये गलत है, ये तो बहुत गलत बात है। इनको जानकारी का बहुत बड़ा अभाव है। राशन जो है केंद्र सरकार की चीज है, राज्य सरकार नहीं देती है। यानी आज तक कभी राज्य सरकार ने राशन दिया ही नहीं? नहीं, राज्य सरकार राशन नहीं देती है। टोटल खर्च इसमें है केंद्र सरकार का, केंद्र में जिसका सरकार हो। और एक से बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में सर कानून का राज खत्म हो गया है, लोगों के अपराधियों के मन से जो है पुलिस का भय खत्म हो गया है, कानून का भय खत्म हो गया है, अब लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आपको क्या आपको लगता है सर कि सही में बिहार में ऐसा कुछ है? ऐसी बात नहीं है। अभी तो नीतीश कुमार पिछले महीना में और लागू कर दिए कि कोई जो है हॉर्स फायरिंग नहीं कर सकता है, कोई राइफल बंदूक नहीं निकाल सकता है, दिखला नहीं सकता है। जब इस तरह के काम करेगा तो उसको 2 साल की सजा होगी, उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा और 1 लाख फाइन होगा। बिहार प्रथम राज्य है सर। सर हर्ष फायरिंग पे रोक लगाना कानून का राज नहीं होता है। कानून का राज होता है कि लोग दिन दहाड़े लोगों को मर्डर न करें। जैसे अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल पालीगंज ब्लॉक में कई सारी घटनाएं हुई हैं, पालीगंज प्रखंड में कई सारी घटनाएं हुई हैं। हाल फिलहाल जो है यहाँ पर गौसगंज का जो कांड हुआ था वो भी आपको जानकारी होगा सर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि लोगों में कानून का राज है? ऐसी बात नहीं है। लोग, बहुत लोग निडर जो हैं, कानून काम करता है कब? कानून का जिसको डर नहीं है, बहुत से समाज में इस तरह के होते हैं, हर एक राज्य में है। यह है, कहाँ नहीं है। कुछ लोग दुस्साहसी प्रवृत्ति के होते हैं जो इस तरह के अपना जो है साहस करते हैं और घटना कर देते हैं, तो बाद में पुलिस कार्रवाई करती है, सजा भुगतता हुआ है। क्या कीजिएगा उसमें? यानी दारू की जहाँ बात कर रहे हैं लोग, सरकार अपना बंद कर चुका है, लेकिन लोग आज मर्डर का कानून है, फांसी लगता है, तो क्या मर्डर नहीं होता है? होता है। बहुत से दुस्साहसी लोग हैं, बहुत से लोग धंधा पानी करते इसमें है, लेकिन डेली प्रतिदिन ट्रक ट्रक पकड़े जा रहे हैं, उनको सजा दिया जा रहा है। लोगों में आगे आने वाली पीढ़ी में हम लोग को सुधार होगा इससे। सर विपक्ष का कहना है कि बिहार संभल नहीं रहा है, वो देश क्या संभालेंगे? इतना बड़ा तंज सर, आपको क्या लगता है कि सही में बिहार नहीं संभल रहा है और वो देश संभालने की बात कर रहे हैं? बिहार संभल रहा है, ऐसे ही संभलता है, ऐसी चलता है। आप राम राज ऐसा नहीं होता है। ये सब सुधारने के लिए हम लोग का प्रथम पाठशाला परिवार है। परिवार का भी कर्तव्य होता है संस्कार देने का अपना बाल बच्चों में। किस तरह से संस्कार दें, तभी पूरा समाज जो है अच्छा बन सकता है। ये पूरा जवाबदेही जो है लोकतंत्र है। सर जिनको आप जंगल राज का पर्याय मानते थे, आज उनके साथ खड़े हैं, तो लोगों में कैसे विश्वास हो कि आप कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं बिहार में? तो आज 1 साल होने वाला है, 20 तारीख से आया जाएगा, 20 अगस्त को। तो इस गठबंधन वाला जो आरजेडी के साथ जो है, ये हम लोग का 1 साल हो जाएगा। इस दौरान आप इसको देख लीजिए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, चाहे अन्य चीज में पहले से जो हम लोग एनडीए में थे उससे ज्यादा सुधार हुआ है। ये देखने की चीज है, जाके हॉस्पिटल में देखिए, विद्यालय में जाकर देखिए, पहले से सुधार कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं है। आपको लग रहा है सर कि जदयू और आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, यानी कि बिहार महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? एकदम बेहतर ढंग से लोग समन्वय बनाकर चल रहे हैं और अच्छा से मजबूती के साथ, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत सरकार बनी हुई है और ज्यादा मजबूती के साथ सरकार चला रही है। लोग कहीं न कहीं सत्ता के गलियारे में ये खबर चल रही है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, ऐसा लग रहा है? कोई उम्मीद है कि ऐसा कुछ होने वाला है? ये बेबुनियाद बात है। ये विरोधी दल का जो है, कुछ लोग उनको अपने दिमाग की उपज की बात यह है, ये कहीं से कहीं कुछ बात नहीं है। चलिए, जैसा इन्होंने हेमंत जी का कहना है कि बिहार में कानून का राज है, और जिस तरह इन्होंने बिहार को चमकाया है उसी तरह ये इंडिया को भी चमकाएंगे, भारत को भी चमकाएंगे जब ये प्रधानमंत्री बनेंगे, जब ये केंद्र में पहुंचेंगे। तो सर मैं ये जानना चाहता हूं फाइनली जो है 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? सर घुमा फिरा कर जवाब मत दीजिएगा, शॉर्टकट जवाब दीजिएगा सर। पार्लियामेंट के चुनाव 2024 है, उसके बाद तय होगा कौन क्या होगा। सर 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? नीतीश कुमार के बाद चेहरा हमारे तेजस्वी यादव ही होंगे। और अगर नीतीश कुमार अगर केंद्र में नहीं पहुंचते हैं, बिहार की सत्ता में ही रह जाते हैं, तो
तो फिर नीतीश कुमार रहेंगे यहाँ। यानी तेजस्वी यादव का कोई स्कोप नहीं है नीतीश कुमार के बिहार में रहते हुए। अब उनकी इच्छा पर है माननीय नीतीश कुमार जी के कि उनको अपने अधीन में ट्रेंड करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। यानी कि 2025 में भी अगर नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में रहते हैं तो अपने अंडर में उनको ट्रेनिंग ही देंगे। यानी अभी तक जो है तेजस्वी यादव ट्रेंड नहीं हुए हैं। हाँ, अभी उनको अभी और ट्रेनिंग देंगे, परिपक्व बनाएंगे। तो जैसा आपने सुना कि अगर 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार अगर केंद्र की सत्ता में नहीं पहुंचते हैं, केंद्र में नहीं पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, तो 2025 में वो सीएम भी रहेंगे और तेजस्वी यादव को अगले 5 साल फिर अपने अंडर में जो है उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको परिपक्व बनाएंगे, उनको बिहार कैसे चलाया था ये बताएंगे, जैसा हेमंत जी का कहना है। सर, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव अभी परिपक्व नहीं हुए हैं या उनको भी और ट्रेनिंग की जरूरत है और नीतीश कुमार ही उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं? जब राबड़ी देवी को, जब अनपढ़ आदमी जब एक कुर्सी पर जब बैठ सकती है, तो तेजस्वी यादव को परिपक्व बनाना क्या हो, तो कुर्सी परिपक्व बनाता है। कुर्सी से, और कहीं न कहीं सर उनको जो आसपास वाले होते हैं सरकार वो चलाते हैं, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जो होते हैं वो सरकार बहुत कम ही, उनके आसपास जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं सरकार वो चलाते हैं। वही तो चलाते हैं सरकार। यानी कि उनको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री पद के लिए ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? सर, आपके लिए सर फाइनली सवाल है कि बिहार में किसको आप सीएम देखना चाहते हैं? 2 ऑप्शन है आपके पास, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार। अगर यहाँ एनडीए की सरकार नहीं बनती है बिहार विधानसभा में तो यहाँ अगला मुख्यमंत्री किसको आप देखना चाहेंगे आप? वैसे तो जैसे तेजस्वी से तो नीतीश जी ठीक हैं। तेजस्वी से नीतीश कुमार, अगर इनकी सत्ता आएगी तब तो, सत्ता आना ही नहीं है। अगर महागठबंधन की दोबारा सत्ता में आती है तो आप किसको सीएम देखना चाहेंगे? वैसे तो नीतीश जी हैं, ठीक है। वैसे यानी कि तेजस्वी की तुलना में आप नीतीश कुमार को सही मानते हैं? कुमार को सही मानते हैं। तो जैसा अभी आपने हमारे सुरक्षा बिहार न्यूज पे आपने देखा कि हमारे जदयू के कार्यकर्ता हेमंत कुमार जी और बीजेपी कार्यकर्ता चंद्रभूषण शर्मा से बातें हुई और कुछ अच्छी बातें भी निकल के आई।